सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या यार, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब तुम ये चीज देख रहे हो ना, वर्ल्ड वर्ल्ड का मतलब क्या है कि भाई साहब तुम सिर्फ इंडियन हिस्ट्री में जो ना लेकर के एक तरीके से कब्जे हुए नहीं हो। ठीक है, नाउ यू आर डिस्कसिंग अबाउट द कंप्लीट ग्लोब। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, अब देखो वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या है कि यानी बहुत सारे नेशंस एक दूसरे के साथ में जो ना बेसिकली लाइक कूद करके आ जाते हैं। सो इट्स बेसिकली लाइक कि नेशंस वर्सेस नेशंस, या फिर अच्छे तरीके से बोलें तो ग्रुप ऑफ नेशंस वर्सेस ग्रुप ऑफ नेशंस, कि मतलब एक टीम ए है, ठीक है, और एक टीम बी है। ठीक है, और यहाँ पर से जो ना तुम्हारे कुछ नेशंस हैं, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर कुछ नेशंस हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच बिगेन इन 1914 वाज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द प्रीवियस वॉर्स, ये सबसे ज्यादा डिफरेंट थी। इट वाज फॉट बाय सेवरल नेशंस एंड अफेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, इसने जो ना लेकर के ऑलमोस्ट हर एक कंट्रीज को जो ना अफेक्ट किया था। आइदर यू कैन से इकोनॉमिकली, या फिर कह सकते हो कि सबका ट्रेड जो ना बिगड़ गया था। मतलब देयर वर मल्टीपल एक्सपेक्ट्स के जिसके थ्रू तुम बोल सकते हो कि भले ही 10 कंट्रीज ने इन्वॉल्व होकर के इस पूरी वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, बट अगेन अफेक्ट सारी ही हुई थी। So new methods of defense and destruction were used in it. ठीक है, because of the extent of the spread of war, कि मतलब वॉर इतनी ज़्यादा लाइक फैल चुकी थी, damages caused by it and total impact of the war was like till now unprecedented in history। मतलब इतना ज़्यादा डैमेज किया कि आज भी एग्जैक्टली कोई हमारे को पूरा आइडिया नहीं है कि इस वॉर की वजह से कितना डैमेज हुआ। और दूसरी चीज़ हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई साहब आज तक कुछ ऐसे ऐसे लॉस हैं जो हम आज भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, ये इतने बड़े लेवल की वॉर थी। ठीक है, सो यहाँ पर से कॉजेज क्या क्या थे, अब देखो कॉजेज आर बेसिकली लाइक कि यहाँ पर से तुम देखोगे कि किस वजह से ये सारी चीजें हुई। ठीक है, तो पहली चीज तो मैं बोलूंगा अग्रेसिव एंड मिलिटेंट नेशनलिज्म। ये भैया इस टर्म का मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब ये है कि तुम अपने देश से इतना ज्यादा प्यार करते हो कि तुम एक दूसरे देश से जो ना नफरत करने लगते हो। तो पेट्रियोटिज्म टू अ लेवल जहां पर तुम इतना ज्यादा प्यार में हो अपने देश के साथ में, इतनी ज्यादा तुम देशभक्त बन चुके हो कि तुम्हें बाकी देश जो ना खराब लगने लगे, या फिर उनके लिए तुम्हारे दिमाग में या फिर तुम्हारे मन में या फिर तुम्हारे दिल में एनिमिटी आ चुकी है। So aggressive nationalism means to love one's country to such an extent that if results in the hatred of other countries, समझ रहे हो। उसके बाद में militant nationalism was the consequence of the aggressive nationalism। अब ये aggressive nationalism क्या है कि तुम्हारे अंदर patriotic feelings है, that's very good, but again तुम इसकी वजह से like arms को जो ना stock कर रहे हो। ठीक है, मतलब कि तुम weapons को collect कर रहे हो। ठीक है, so which included the building of a huge army, बहुत बड़ी बड़ी armies बनाने लगे थे लोग, and like appointing of a powerful class of military and नेवल ऑफिसर्स। समझ रहे हो, तो मतलब उस टाइम पे फिर एक बहुत बड़ी मिलिट्री, एक बहुत बड़ी आर्मी को फॉर्म करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्रांस जो है ना, दे वांटेड द प्रोविजन ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। ठीक है, तो फ्रांस को अल्सेस एंड लोरेन चाहिए था। ठीक है, बैक फ्रॉम जर्मनी, तुमने ये इसके बारे में जो ना अपनी वो एम हेमिल वाली कहानी में भी सुना है कि जर्मनी ने कैप्चर कर लिया था। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि कैसे फ्रांस को जो ना वापस से अल्सेस एंड लोरेन चाहिए था। एंड सर्बिया वांटेड ऑल द बाल्कन स्टेट्स टू यूनाइट। दिस क्रिएटेड टेंशंस अमंग द अदर नेशंस, मतलब बाकी नेशंस को जो ना इस चीज की वजह से टेंशन हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या होता है, एग्रेसिव नेशनलिज्म आल्सो लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। तो भैया ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज क्या होता है, सो दिस इज बेसिकली लाइक जहाँ पर जो ना आप बाकी छोटी छोटी सी कंट्रीज को स्लेव बना के अपना गुलाम बना करके जो ना आप क्या करना चाह रहे हो, उन्हें जो है ना कैप्चर करके मतलब बेसिकली वहाँ एक अपनी कॉलोनी बिल्ड करना चाह रहे हो। ठीक है, सो फ्रांस एंड ब्रिटेन बिल्ट लार्ज कॉलोनियल एम्पायर्स इन एशिया एंड अफ्रीका। मैनी नेशन सच एज जर्मनी, इटली, जापान, इन्होंने भी जो ना कुछ कुछ लाइक जगहों को कैप्चर किया। ठीक है, सो बिल्डिंग ऑफ कॉलोनीज बिकेम एसेंशियल एज लाइक एट दैट टाइम एज दे नॉट ओनली प्रोवाइडेड द रॉ मटेरियल्स एंड मिनरल्स फॉर industrial like industries but also had the great potential to become markets। ठीक है, किस चीज के लिए, फॉर यूरोपियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, तो वो एक तरीके से वहां पर एक मार्केट भी फॉर्म कर देते। तो जैसे ऑब्वियसली ब्रिटेन ने जो ना इंडिया को अपनी एक कॉलोनी बनाया था। ठीक है, सो कॉलोनीज ऑल्सो एडेड टू द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द यूरोपियंस। उनको लगता था कि हाँ भाई ये एक बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाइंग काम है किसी को अपना गुलाम बनाना। उसके बाद में दिस लेड टू अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट अमंग दोज लाइक कंट्रीज। दिस फिल्ड द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऑफ यूरोप विथ हेट्रेड एंड फियर। अच्छा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आर्मामेंट्स की रेस, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अग्रेसिव नेशनलिज्म था, तो यहाँ पर से हो क्या रहा है कि एंड इन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस ऑलमोस्ट एवरी यूरोपियन नेशन, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लाइक अपनी ऐसे जो ना लेकर के एक तरीके से इन्वेंट्री बना दी थी अबाउट आर्म्स एंड एमिनेशंस। उसके बाद में जर्मनी बिगेन टू बिल्ड अ पावरफुल नेवी। ठीक है, और शी बिल्ट लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप्स
शिप्स, जिसमें से एक थी द इम्पेरेटर इन 1912। ब्रिटेन एंड फ्रांस जो ना बेसिकली उनकी इतनी बड़ी आर्मी को देखते हुए जो ना डरते हुए जा रहे थे। फिर उसके बाद में स्टॉक पाइलिंग ऑफ आर्म्स, मतलब आर्म्स को इकट्ठा करना, जोड़ के रखना, बहुत ज़्यादा मात्रा में जोड़ के रखना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर तब तक स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, फिर उसके बाद में डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू टू हॉस्टाइल कैंप्स, मतलब एक तरीके से यूरोप जो ना दो कैंप्स में, दो टीम्स में, दो अलायंसेस में भी डिवाइड हो गया था उस टाइम पे। ठीक है, सो इन द अर्ली 20th सेंचुरी देयर वर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ स्टेट्स, दो तरीके की स्टेट्स होती थी यूरोप में। वाइल सम वर सिंगल नेशन स्टेट्स, और कुछ कुछ ऐसी होती थी जो किसी एक अलायंस में होती थी, लाइक सम वर द इंपीरियल स्टेट्स सच एज ऑस्ट्रिया और हंगरी। The latter had Hungarian, Serbian, Bosnian and Croats who spoke different languages and cultural traditions. तो उन सब के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, टू सिक्योर देयर इंटरेस्ट, नेशन एंटर्ड वेरियस अलायंसेस, जैसे कि जर्मनी ने जो ना एक अलायंस बनाई थी किसके साथ, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी के साथ, जैसे बाद में जो ना इटली ने भी ज्वाइन कर लिया था इन 1882। सो द अलायंस केम टू बी नोन एज दी ट्रिपल अलायंस, समझ रहे हो। तो यहाँ पर से ट्रिपल अलायंस में कौन कौन था, याद रखना, ट्रिपल अलायंस में कौन कौन था भैया, एक तो हमारी जर्मनी थी, ठीक है, दूसरा जो है ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, सो ऑस्ट्रिया एंड हंगेरियन एम्पायर, सो हंगरी, और उसके बाद में एक हमारी इटली जो ना पहले ये थोड़े से लाइक बाद में ज्वाइन कर लेती है, लेकिन फिर बाद में रिजाइन भी कर देगी, ठीक है, धोखा दे देगी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो मर्डर ऑफ आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, अब जो कि एक इमीडिएट कॉज होता है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया भी है बहुत बार कि किसी भी वॉर में जो ना दो तरीके के कॉजेज होते हैं, एक बहुत लंबे समय से जो कुछ चीजें चलती हुई आ रही होती है उसकी वजह से होती है वॉर, और एक फिर एकदम से चिंगारी मिल जाती है और फिर उस चिंगारी से एकदम से सब भड़क जाते हैं। सो व्हाट वाज दैट चिंगारी, इमीडिएट कॉज, तो वो क्या है ना भाई, बेसिकली आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड थे, ठीक है, who was the heir to the throne of Austria and Hungary, लेकिन इनका क्या होता है ना, बेसिकली सर्बिया में असैसिनेशन हो जाता है। So he was assassinated at the Bosnian capital of Sarajevo on 28th June 1914। तो ये इनका असैसिनेशन कहाँ पर हुआ था, याद रखना, बॉस्नियन कैपिटल, ठीक है, बॉस्नियन कैपिटल जो कि था सराजेवो में, तभी इसको हम सराजेवो क्राइसिस भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सराजेवो क्राइसिस भी बोलते हैं, और ये हुआ था 28 जून 1914। अब एक चीज याद रखना, ये जो डेट है ना 28 जून, ये तुम्हें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी इस पूरे लाइक लेक्चर में ही, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में ये डेट बहुत बार 28 जून 28 जून लाइक इज देयर मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, 28 28 करके जून जुलाई में बहुत चीजें हैं, ठीक है। सो यहाँ पर से ये जो पूरा असैसिनेशन था ये ब्लैक हैंड ने किया था, ठीक है, और विच एम्ड एट यूनाइटिंग ऑल सर्बियंस इनटू अ सिंगल सर्बियन स्टेट, ठीक है। फिर उसके बाद में उनका जब असैसिनेशन हो जाता है तो ऑस्ट्रिया क्या करती है ना, कुछ एक लाइक अल्टीमेटम देती है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे जो ना लेकर के उनकी डिमांड्स होती हैं, ठीक है। सो इसमें से मेजरली ऑलमोस्ट सारी डिमांड्स को वो बोल देते कि हाँ ठीक है भाई हम मान रहे हैं, हम मान रहे हैं, मतलब वो वॉर को टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं मानते तो उसकी वजह से फिर वॉर हो जाती है। सो एज अ रिजल्ट ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन दी सर्बिया ऑन 28 जुलाई। अब देख रहे हो 28 जून को जो ना उनका असैसिनेशन होता है, जुलाई एक सटीक महीने बाद, सटीक एक महीने बाद जो ना वो वॉर को एक तरीके से अनाउंस कर देते हैं। देन उसके बाद में रशिया सपोर्टेड सर्बिया एंड स्टार्टेड मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर वॉर, ठीक है। तो रशिया ने जो ना लेकर के सपोर्ट किया बहुत ज्यादा, ठीक है, एंड दे स्टार्टेड मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर वॉर। और उसके बाद में ऑन 1 अगस्त 1914 जर्मनी ने जो ना लेकर के एक तरीके से वॉर को डिक्लेयर कर दिया रशिया के ऊपर। ऑन 4 अगस्त ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी टू, ठीक है। तो यहां पर से अब अगर तुम देख रहे हो कि सबसे पहले तो ऑस्ट्रिया ने जो ना, ऑस्ट्रिया वर्सेस सर्बिया हुआ, ठीक है। ये देखा दाखी में क्या हुआ, इधर से देखा दाखी में जो है रशिया ने जो ना बेसिकली सर्बिया का सपोर्ट किया, और उसके बाद में जो ना बेसिकली जर्मनी ने एक तरीके से जो ना रशिया पे वॉर का ऐलान कर दिया। सो जर्मनी वर्सेस रशिया हो गया फिर। तो ऐसे करके जो ना ये वॉर तुम देख रहे हो कैसे फैलती जा रही थी, ठीक है। उसके बाद में बल्गेरिया ज्वाइंड द वॉर ऑन द साइड ऑफ जर्मनी, इटली रिमेन न्यूट्रल फॉर सम टाइम एंड देन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। और इन्होंने धोखा दे दिया, ट्रिपल अलायंस को ही ब्रोक कर दिया। तो याद रखना जर्मनी ने जो ना एक तरीके से धोखा भी उस टाइम पे उन्हें मिला था, क्योंकि इटली जो उनकी अलायंस का ही पार्ट थी, ट्रिपल अलायंस का, एज आई टोल्ड यू 3 स्टेट थी उसमें, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उसके साथ साथ हमारी दिस इटली। तो इन्होंने धोखा देके अगेंस्ट में ही चले गए थे ये उनके। उसके बाद में वाइल ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड देयर अलाइज केम टू बी नोन एज द अलाइड पावर्स। तो कौन कौन था भी अलाइड पावर्स में, अच्छे तरीके से देख लो एक बार, ठीक है। सो अलाइड पावर्स में जो ना लेकर के देयर वाज ब्रिटेन, ठीक है, और फिर उसके बाद में फ्रांस एंड रशिया, ये किसका पार्ट थे, ये थे भैया अलाइड पावर्स का पार्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद में देयर वाज ऑन द अदर हैंड इट वाज जर्मनी
एंड देन ऑस्ट्रिया हंगरी। इनका नाम जो ना एक ही साथ में लिया जाता है, और इनको हमने क्या बोला, इनको हमने बोला सेंट्रल पावर्स, ठीक है। सो दे केम टू बी नोन एज सेंट्रल पावर्स, ठीक है, समझ गए, ये बात आ गई समझ में गाइस। चलो एक बार आई जस्ट वांट सी के ओपी इन द चैट गाइस, अभी से इतनी एनर्जी लो नहीं करनी है यार अपन को। उसके बाद में रिजल्ट्स क्या थे वॉर के, ठीक है। सो वॉर के रिजल्ट्स क्या निकल करके आए, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो भैया देखो, द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ठीक है। ये जो पूरी वॉर हुई जिसमें मल्टीपल लाइक कंट्रीज फॉट अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, बाय मेकिंग सम ग्रुप्स और अलायंसेस, ठीक है। सो इट वाज अलायंस वर्सेस अलायंस, ठीक है। तो यहां पर से क्या रिजल्ट्स निकल करके आए फिर वॉर के, ठीक है। तो पहली चीज तो भैया द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की अगर हम लोग बात करें तो ये साइन की गई थी। ये क्यों की गई थी, क्योंकि देखो 1914 से लेकर के 1918 तक जो ना वॉर चली थी। अब इसके बाद में इसके इतने सारे डैमेजेस हो गए थे, ठीक है। वॉर लाइक जो वॉर्स होती है ना वो ऐसे नहीं होती कि भाई कुछ एक दिन चले 2 दिन चले, दे आर मोर लाइक कि वो सालों साल चलती है, 3-3 4-4 साल तो मिनिमम चलती हैं, ठीक है। तो अब जो डैमेजेस हैं, ठीक है, वो क्या हुए थे उस टाइम पे। सो अगर वहां से यहाँ पर हम देखें, उसी की वजह से जो ना एक हमारी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो ना लेकर के साइन होती है, TOV, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ठीक है। तो ये साइन होती है जिसके अंदर द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज वाज साइंड एट वर्सलीज इन फ्रांस, ठीक है। इट वाज साइंड बाय द विक्टोरियस नेशंस, और इसके मेन टर्म्स क्या थे, देखो इसने एट लास्ट जो ना लेकर के जर्मनी को हर चीज के लिए गिल्टी प्रूव कर दिया था, समझ रहे हो। सो जर्मनी वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ अग्रेशन, और ही वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ह्यूज वॉर रिपरेशंस ऑफ $33 बिलियन, उस टाइम के $33 बिलियन फॉर द लॉसेज ऑफ द विक्टोरियस नेशंस। जो राइने वैली थी जर्मनी में, इट वॉज टू बी डीमिलिटराइज्ड, ठीक है। मतलब उस टाइम पे जो ना उसको डीमिलिटराइज कर दिया था, वहां से मिलिट्री को कंप्लीटली हटा दिया गया था। एंड जर्मन टेरिटरीज लाइक टू द वेस्ट ऑफ राइने वाज टू बी ऑक्यूपाइड बाय द अलाइड ट्रूप्स फॉर 15 ईयर्स। देन उसके बाद में अल्सेज और लोरेन भी जर्मनी ने खो दिया था टू फ्रांस एंड स्क्वेस्डिक टू डेनमार्क, ठीक है। तो इन्होंने अल्सेज लोरेन, मतलब जो एम हेमिल भाई साहब थे हमारे, उनकी बात जो ना लेकर के एक तरीके से सच हो गई थी, बाद में मिल गया था फ्रांस वालों को अल्सेज लोरेन, ठीक है। और उसके बाद में स्क्वेस्डिक जो ना लेकर के डेनमार्क को दे दिया गया था। कोल माइंस जो कि सार में थी जर्मनी, वो गिवन टू फ्रांस फॉर 15 ईयर्स, तो वो फ्रांस को दे दी गई थी 15 साल के लिए। देन उसके बाद में जर्मनी लॉस्ट ऑल हर कॉलोनीज टू द विक्टोरियस नेशंस, ठीक है। और इसी वजह से जो ना फिर मेनली एक लाइक बहुत ही बड़ी ट्रीटी की साइनिंग हुई, विच वाज लाइक द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। देन उसके बाद में जो साइज थी उस पर भी बैन लगा दिया गया था, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर दिया गया था। एंड इट्स एयरफोर्स एंड सब मरीन्स वर बैंड। उसके बाद में टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स क्या हुए, मतलब किधर पे किसका क्या नया राज आया, फिर किस जगह को क्या बुलाने लगे। सो द वॉर मार्क द एंड ऑफ 3 रूलिंग डायनेस्टीज। किस किस का, सबसे पहले तो रोमानोव का रशिया में, फिर उसके बाद में हॉजल लाइक होहेंजोलन का जर्मनी में, फिर नाजीज आ गए थे क्योंकि, फिर उसके बाद में हैप्सबर्ग का इन ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। सो द रूल ऑफ द ओटोमन अंपायर, ठीक है, केम टू एन एंड इन इटली, वहां से ओटोमन अंपायर भी चला गया था। ऑस्ट्रिया एंड हंगरी बिकेम 2 सेपरेट स्टेट्स, दस मोनार्की इन मैनी कंट्रीज कोलैप्स्ड। उसके साथ साथ मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स लाइक इमर्ज ड्यूरिंग द वॉर, सम ऑफ देम वर फिनलैंड, ठीक है, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, यूगोस्लाविया, ठीक है। सो बेसिकली अब इसमें अगर मैं तुमको एक चीज बता दूं, तुम लोग सोच रहे हो भैया इंडिया क्यों नहीं है, तो भाई क्योंकि इंडिया 1947 में जो ना लेकर के एक तरीके से इंडिपेंडेंट हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2, समझ रहे हो। तो यहाँ पर से ये तो भैया 1914 से लेकर के 1918 तक की बात है, तो यहाँ तो कहाँ ही होता, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मेशन लीग ऑफ नेशंस की। So, formation of League of Nations. So the League of Nation was created after the end of the war. और ये जो League of Nation था ना, ये एक बहुत ही बड़ा एक फेलियर प्रोग्राम था, एक बहुत ही बड़ा लाइक फेल्ड प्लानिंग थी एक, समझ रहे हो। सो द 14-point प्रोग्राम ऑफ द प्रेसिडेंट विल्सन इंक्लूडेड द क्रिएशन ऑफ अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आगे कोई भी वॉर ना हो, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो तब भी हुई, ठीक है। सो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, सबसे पहले तो सारे नेशंस को जो ना एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उनकी इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। नेशंस शुड सॉल्व डिस्प्यूट्स अमंग ईच अदर बाय रेफरिंग द डिस्प्यूट्स ऑफ द लीग। मेंबर नेशंस हैड टू टेक स्टेप अगेंस्ट द अग्रेसिव कंट्री, मतलब कोई भी अगर ऐसा है जो अग्रेशन दिखा रहा है तो उसके अगेंस्ट स्टेप्स लिए जाएं। उसके बाद में the league was supposed to promote cultural, social and economic cooperation among the member nations, मतलब कि
आज के टाइम की जो यूनाइटेड नेशंस जो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, उस टाइम की एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशन के भी कुछ सेम ही ऑब्जेक्टिव्स हुआ करते थे। उसके बाद में द लीग वाज सपोज टू प्रमोट, अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद में द लीग हाउएवर हैड सम लाइक लिमिटेशंस टू, क्योंकि जर्मनी को एंड द सोवियत यूनियन वर नॉट मेड द मेंबर्स ऑफ द लीग, उनको मेंबर ही नहीं बनाया गया। यूएसए ने तो आगे से ज्वाइन ही नहीं करा। उसके बाद में राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन जर्मनी एंड इटली वीकेंड द लीग विच अल्टीमेटली केम टू एन एंड विद द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर ऑब्वियसली हुई ही। ठीक है,